नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की मतदान की प्रक्रिया 20 मई को समाप्त हो गई। 20 मई को बिहार के 5 लोकसभा सीटों पे भी मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, हाजीपुर और सीतामढ़ी लोकसभा सीट शामिल थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहा कि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा कम देखी गई। हालांकि पहले चरण से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रही है, लेकिन 5वें चरण में उम्मीद थी कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने उसके बाद लोगों को जागरूक करने का अलग अलग योजना चलाया, उससे लोगों में एक जागरूकता आई कि वोट देना है। लेकिन 5वें चरण में कुछ उसका असर नहीं दिखा। खासतौर से बिहार की इन 5 लोकसभा सीटों की अगर चर्चा करें तो वोटिंग परसेंटेज 2019 की अपेक्षा काफी ज्यादा कम रहा। सीतामढ़ी में 57.55% की वोटिंग हुई, जबकि 2019 में देखिए 59.32% वोटिंग हुई थी। मधुबनी में सबसे कम 52.50% ही वोटिंग हुई। 2019 में यह आंकड़ा 53.81% था। मुजफ्फरपुर में 58.10% और 2019 में यहाँ का आंकड़ा था 61.17%। सारण में भी कुछ इसी तरह का हाल दिखा। 54.50% वोटिंग हुई, जबकि 19 में 56.6%। हाजीपुर में 56.84% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में 55.26। बिहार के इन 5 लोकसभा सीटों पे 2019 के मुकाबले कम वोटिंग परसेंटेज देखा गया। इसके पीछे कई सारी वजह है, लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी 20 मई को, तब एक वजह स्पष्ट रूप से दिख रहा था। लोकल मुद्दे को लेकर के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे थे। देखिए, जिस दिन वोटिंग प्रक्रिया यानी 20 मई को चल रही थी, तो मुजफ्फरपुर के औराई इलाके समेत कम से कम 4-5 इलाके ऐसे थे जहां पे लोग ये कह रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। तो लोकल मुद्दे को लेकर के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे थे। कई सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि बूथ पे लोग जा ही नहीं रहे हैं वोट देने, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तो इस तरह से लोगों ने बहिष्कार भी किया, खबरें आई। एक बड़ी वजह है वोटिंग परसेंटेज गिरने का। हालांकि बाद में प्रशासन के लोग समझाने भी गए, चुनाव आयोग के लोग समझाने भी गए कि वोटिंग देना जरूरी है। उसके बाद कई लोगों ने वोटिंग देना शुरू भी किया। लेकिन जो कमोबेश स्थिति को देखें तो एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज डाउन होने की वजह लोकल मुद्दे को देखा गया। जिस तरह से बहिष्कार हुआ, मुजफ्फरपुर के कई इलाके से इस तरह की खबरें आई। और एक बात यह भी देखा गया कि जो मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि पुरुषों से अधिक महिलाएं अब घर से निकल के वोट दे रही हैं। लगभग 8% महिलाएं पुरुषों से अधिक वोट डाल रही हैं। 5वें चरण के मतदान की प्रक्रिया में भी पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोट दिया है। कहें तो महिलाएं इस बार के लोकसभा चुनाव में एक एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। एक निर्णायक स्थिति महिलाओं के द्वारा साबित हो सकता है। और 5वें चरण के चुनाव में भी, मतदान की प्रक्रिया में भी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा घर से निकल करके वोट डाल रही थी। अब बात करते हैं उन 5 लोकसभा सीटों की कि वहां पे मतदान के बाद अब क्या माहौल है, क्या परिस्थिति बनी हुई है, किसके पक्ष में समीकरण जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक खबर सारण से आई कि सारण में 2 गुटों के बीच, एक तरफ बीजेपी के समर्थक तो दूसरी तरफ आरजेडी के, दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई और यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि एक की जान भी चली गई, गोलीबारी तक हो गई। देखिए, दरअसल पूरा मामला क्या है उसको लेकर के जो अपडेट अभी तक सामने आई है उसकी चर्चा करते हैं। फिलहाल छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया है। इलाके में जो स्थिति थी उसको प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अभी भी जो तनाव का माहौल है, जो दोनों पक्षों के बीच जो अ, सियासी बवाल है, वो कहीं न कहीं अभी भी थमा नहीं है। हालाँकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद से जुटी हुई है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में। 2 दिनों के लिए इंटरनेट की सुविधा भी रोक दी गई। लेकिन सवाल है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि बूथ पे इस तरह की घटना सामने आती है। सोचिए किस तरह का माहौल बनाया जाता है एक सोची समझी साजिश के तहत कह लें, या फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी उनके समर्थक हैं, इस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। सारण से यही खबर आई। देखिए, सारण में राजीव प्रताप रूडी हैं, बीजेपी कैंडिडेट। दूसरी तरफ आरजेडी से रोहिणी आचार्य हैं। काफी ज्यादा यह सीट चर्चा में था, हॉट सीट था। लेकिन जो वहां पे माहौल बना, जो वहां की अभी
परिस्थिति है वो किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब मतदान की प्रक्रिया होती है तो ऐसे में बूथ पे जाकर के बवाल करना, बूथ पे जाकर के आपस में भिड़ जाना, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अब सारण में बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। देखिए, एक-एक पॉइंट पे समझेंगे कि आखिर अभी सारण की स्थिति क्या है और सारण में विवाद कहां से उत्पन्न हुआ। बूथ संख्या 318 और 319, यहां पे रोहिणी आचार्य पहुंचती हैं और वहां पे एक व्यक्ति मौजूद रहता है। रोहिणी आचार्य पूछती हैं कि आपने वोट दे दिया? वो व्यक्ति कहता है कि मैंने वोट दे दिया। तब रोहिणी कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से चले जाइए। उसके बाद कई तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि रोहिणी और बीजेपी समर्थकों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद बीजेपी समर्थक राजीव प्रताप रूडी को लेकर के नारा लगाने लगते हैं, एनडीए 400 पार का नारा लगाने लगते हैं। इसी दौरान जो है दोनों पक्षों में बूथ पे ही पथराव शुरू हो जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे परिस्थिति को संभाल लिया। 20 मई को परिस्थिति जो बनी थी उसको कंट्रोल में कर लिया गया था, लेकिन यह मामला शांत नहीं हुआ। 21 मई की सुबह फिर से यह मामला, दोनों पक्षों के बीच मारपीट फिर से शुरू हो गई और यह इतनी बढ़ गई कि गोली तक चलने लगी और इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई है और 2 लोग अभी घायल स्थिति में हैं। उसके बाद से प्रशासन ने सख्त रूप अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर किसी बूथ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी मुस्तैदी भी नहीं रहती है कि बूथ पे कोई आकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, वो वहां पे आकर के नारेबाजी कर ले, वो वहां पे आकर के पत्थर चलाना शुरू कर दे। क्या इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी थी उस बूथ पे कि इस तरह का प्रयास किसी भी पार्टी के समर्थक ने किया हो, उस पे कार्रवाई नहीं हो सकी? कई तरह के सवाल है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है और सारण की जो परिस्थिति है उसको अभी फिलहाल कंट्रोल में कर लिया गया है। अब रोहिणी का कहना है कि बीजेपी के गुंडों ने उनके साथ गाली-गलौज किया। जब वो बूथ पे पहुंची तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब आपने वोट दे दिया है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से चले जाइए। उसके बाद आक्रोशित हो गए वो लोग, गाली-गलौज करने लगे। तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार जहां-जहां से चुनाव लड़ता है, वहां पे बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की जाती है और इसी तरह से तांडव किया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है आरजेडी के लिए। आरजेडी इसी तरह का रवैया अपनाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं से भी यह सही नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ये भी कहा कि बीजेपी अपनी हार से बौखला गई है, इसलिए इस तरह का कारनामा कर रही है। और जो एक व्यक्ति की मौत हुई, वो आरजेडी का ही कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो इस तरह से दोनों पक्षों के बीच अब वाद विवाद उत्पन्न हो गया है और कई तरह की जो वीडियो है कल से लेकर के आज तक की, वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। रोहिणी का आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने उनके साथ गाली-गलौज किया। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि जब आप किसी एक पक्ष को सुनने के बाद दूसरे पक्ष पे इस तरह से हावी हो जाएंगे तो प्रतिक्रिया आएगी। इस तरह से चीजें सारण में की गई। हालांकि अब जांच का विषय है कि किस तरह से चीजों को किया गया। रोहिणी पे आरोप लगा कि बूथ कैप्चरिंग के लिए वो पहुंची थी, लेकिन जो वीडियो सर्कुलेट हुआ उसमें दिखाया गया कि दोनों तरफ से बहसबाजी हो रही है। फिलहाल छपरा में प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है और जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब आते हैं कि 5 लोकसभा सीटों पे क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, क्या राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। तो देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, जिसको कि नॉर्थ बिहार का कैपिटल भी कहा जाता है, मुजफ्फरपुर में इंडिया गठबंधन से अजय निषाद कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ एनडीए से बीजेपी कैंडिडेट राजभूषण निषाद है। और जब इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 5 लोकसभा सीटों की चर्चा की थी, तब मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अजय निषाद पहले एनडीए के साथ थे। 2019 का जो चुनाव है उन्होंने बीजेपी के साथ जीता, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे जीता, लेकिन इस बार उनका टिकट भाजपा ने काट दिया। कई वजहों को लेकर के उनका टिकट कट गया, जिसके बाद अजय निषाद ने पल्ला झाड़ करके वो
इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया और कांग्रेस ने वहां से उन्हें प्रत्याशी बना दिया। अब जो परिस्थिति बनी है मतदान के बाद, एक तरफ अजय निषाद कांग्रेस से, तो दूसरी तरफ बीजेपी से राजभूषण निषाद, दोनों ही निषाद समाज से आने वाले व्यक्ति कैंडिडेट। और मुजफ्फरपुर की जनता ने जो अभी तक का माहौल सामने आ रहा है, जो अभी तक की चुनावी समीकरण की बातें मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, उसमें अजय निषाद से आगे निकलते हुए राजभूषण निषाद दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए 1999 से लेकर के ही मुजफ्फरपुर में जदयू का एक गढ़ रहा है। हालांकि इस पर 1999 से लेकर के 2019 तक जयनारायण निषाद और उनके बेटे अजय निषाद चुनाव जीतते रहे हैं। यह वही अजय निषाद हैं जो अभी इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। लेकिन अजय निषाद के साथ पिता का नाम तो है ही उनका जयनारायण निषाद, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट होना भी उनके लिए एक बड़ी बात होती थी जीत में। लेकिन इस बार जब उन्होंने पल्ला झाड़ करके बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो कांग्रेस में चले गए, तो राजभूषण निषाद जो वीआईपी पार्टी से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, वो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए। यानी जो उलटफेर हुआ उसमें अजय निषाद पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और राजभूषण निषाद अजय निषाद से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 1999 से लेकर के भले ही 2019 तक जयनारायण निषाद या फिर उनके बेटे अजय निषाद चुनाव जीतते रहे, केवल 2004 को अगर छोड़ देते हो, क्योंकि 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस यहां से चुनाव जीते थे, जदयू के टिकट पे उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन अजय निषाद के जीतने के बावजूद जो उनका एंटी इनकन्वेंसी है वो काफी देखा गया मुजफ्फरपुर में। यही वजह है कि भाजपा ने भी उनका टिकट काटा था, क्योंकि वो क्षेत्र में ज्यादा गए नहीं। उनकी जो जनता में एक पकड़ थी वो कहीं ना कहीं नाराजगी ज्यादा थी, इस कारण से बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया। यही वजह है कि राजभूषण निषाद को उसका लाभ मिला। और जब दोनों ही निषाद समाज से थे तो वोटर्स ने उसको चुना है जो इस रेस में आगे चल रहे थे। हालांकि अभी इस पे कुछ भी ज्यादा कहना जल्दबाजी होगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो मौजूदा वहां के लोग हैं, जो वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग कह रही है, उसके हिसाब से राजभूषण निषाद आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चर्चा करते हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट की। तो देखिए सीतामढ़ी में एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट, तो दूसरी तरफ अर्जुन राम इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट। अब यहाँ पे सीतामढ़ी पे जो कुछ दिन पहले तक जो वहां का सियासी माहौल था, उसमें यह कहा जा रहा था कि वैश्य समाज नाराज चल रहा है, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया, वैश्य समाज से थे, और उनका टिकट काट करके ब्राह्मण समाज से आने वाले देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया गया। इस कारण से वैश्य समाज वहां नाराज चल रहा है। लेकिन याद कीजिए अमित शाह की वो जनसभा, जब उन्होंने गोयनका स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। सीतामढ़ी के बीचों बीच मार्केट में ये स्कूल है और अच्छी खासी जनसभा में लोगों का आना हुआ था, जिसके बाद अमित शाह ने वहां पे वैसे वोटर को साधने के लिए उन्होंने कहा था कि वो बनिया का बेटा है, हिसाब किताब लेके चलते हैं। और अमित शाह के आने के बाद सीतामढ़ी का मूवमेंट चेंज हुआ और वैसे समाज की जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर करने में अमित शाह सफल होते हुए दिखे। क्योंकि अगर सीतामढ़ी की बात करें तो निश्चित रूप से अर्जुन राम से देवेश चंद्र ठाकुर मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि वैसे समाज ने जमकर के वोट दिया। और सीतामढ़ी में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा गया कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, उसी तरह से सीतामढ़ी में भी मां जानकी की भूमि रही है, तो वहां पे भी भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अमित शाह ने कई सारे दाव खेले, जिसका परिणाम भी अब दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अर्जुन राम से देवेश चंद्र मजबूत दिख रहे हैं। अब चर्चा करते हैं अगली लोकसभा सीट की। वो सीट है मधुबनी। देखिए मधुबनी में लालू प्रसाद यादव ने एक नया प्रयोग किया। वहां से अशोक यादव बीजेपी कैंडिडेट के सामने अली अशरफ फातमी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और लालू प्रसाद यादव का यह प्रयोग सफल होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि एमओआई समीकरण जो आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है, और दूसरी तरफ जब बीजेपी ने अशोक यादव को चुनावी मैदान में लाया, तब लालू प्रसाद यादव ने दांव खेलते हुए फातमी को चुनावी मैदान में उतार दिया, ताकि मुस्लिम और यादव कहीं अशोक यादव की तरफ शिफ्ट ना हो सके। लेकिन इसका लाभ भी अब होता हुआ दिख रहा है लालू प्रसाद यादव को। और अली अशरफ फातमी वहां पे एक कड़ा टक्कर अशोक यादव को देते हुए दिख भी रहे हैं। या कहें तो अशोक यादव से मजबूत स्थिति में अली अशरफ फातमी दिख रहे हैं। एमओआई समीकरण को रोकना लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी चुनौती थी मधुबनी में। उसको रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अली अशरफ फातमी को चुनावी मैदान में उतारा। और अब जो वहां से बातें निकल के सामने आ रही है, जो वहां के
लोग हैं जो वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसकी जो अब खबरें आ रही है कि वहां पे फातमी अशोक यादव से मजबूत स्थिति में, कहें तो लालू प्रसाद यादव का यह प्रयोग अब सफल होता हुआ दिख रहा है मधुबनी में। अब चर्चा करते हैं सारण लोकसभा सीट की। तो देखिए, सारण लोकसभा सीट से तो कई तरह की खबरें आई, कई नकारात्मक खबरें भी आई, जिस तरह से वहां पे हिंसा की खबरें थी या जो भी चीजें चली। लेकिन जो वहां का राजनीतिक समीकरण है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 20 मई के मतदान के बाद अब जो वहां पे लोग हैं, जो वहां पे चुनावी पकड़ जो मजबूत बनती हुई दिख रही है, उसमें चर्चा करेंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी रोहिणी से मजबूत वहां पे दिख रहे हैं। इसके पीछे कई सारी वजह। देखिए, रोहिणी ने भी जबरदस्त टक्कर दिया है राजीव प्रताप रूडी को, जिसकी हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि रोहिणी का एक नया राजनीतिक सफर यहाँ से उन्होंने शुरू किया है। पहली बार वो चुनावी मैदान में आई हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी को रोहिणी ने जो टक्कर दिया है, उसके लिए रोहिणी का जो वहां पे लालू प्रसाद यादव का जो छपरा में कैंप रहा, उसका असर तो दिखा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी इसलिए आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि 2019 में जो चंद्रिका राय थे, लालू प्रसाद यादव से जो उनका विवाद हुआ, उसके बाद वो भी राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में आ गए, जिस कारण से एक तरफ रोहिणी की बात चलती थी तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या की बात कर दी जाती थी, और ऐसी स्थिति वहां बनाई गई जिसमें कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी रोहिणी से मजबूत बनते हुए दिखे। तो ये थी सारण लोकसभा सीट की कहानी। अब हम लोग आते हैं हाजीपुर पे। हाजीपुर एक वीआईपी सीट, चिराग पासवान। लेकिन हाजीपुर में लगा था कि जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन हाजीपुर का वोटिंग परसेंटेज तो जो दोपहर के 2 बजे तक 3 बजे तक रहा, वो काफी ज्यादा डाउन रहा, काफी ज्यादा गिरावट रही उसमें। भले ही शाम में फिर जो है वृद्धि हुई उसके वोटिंग परसेंटेज में। देखिए, हाजीपुर में जो लड़ाई थी वो थी चिराग के लिए कि उनके जो पिता रामविलास पासवान, उसकी विरासत को बचाना, उनकी विरासत को देखना। उसमें चिराग को लेकर के ऐसा था कि बहुत ज्यादा मार्जिन से वो जीत हासिल करेंगे हाजीपुर में, क्योंकि एक तो गढ़ रहा है, उनके पिता का गढ़ रहा है, मोदी फैक्टर उनके साथ है, उनके पिता का चेहरा उनके साथ। और ऐसे में जो वहां पे समीकरण था वो शिवचंद्र राय की अपेक्षा, शिवचंद्र राम की अपेक्षा काफी ज्यादा मजबूत थे चिराग पासवान। लेकिन वोटिंग परसेंटेज डाउन होने के बाद चिराग जिस मार्जिन से वहां पे जीत दर्ज करते, या फिर जो मार्जिन की बात कही जा रही थी, वो मार्जिन अब उतना दिखाई हाजीपुर में नहीं दे रहा है। शिवचंद्र राम उस वक्त भी चुनाव लड़े थे जब रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन शिवचंद्र राम ने भी एक अपनी मजबूत पकड़ हाजीपुर में बनाई है। यही वजह रहा कि हाजीपुर में जो मजबूत स्थिति है उसमें शिवचंद्र राम भी दिखे। लेकिन शिवचंद्र राम से आगे चिराग पासवान दिख रहे हैं। लेकिन जो मार्जिन की बात कही जा रही थी कि एक बड़ा मार्जिन चिराग पासवान दर्ज करेंगे हाजीपुर में, उसकी संकेत अभी तक हाजीपुर से सामने नहीं आई है। फिलहाल आपकी क्या राय है इन पांचों लोकसभा सीटों को लेकर के, सारण को लेकर के? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।